नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। तो पीएम एक्सप्रेस पे हम और आप चर्चा कर रहे थे और पीएम एक्सप्रेस चलते चलते अब नए प्रधानमंत्री तक आ चुकी है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इसके पहले की क्लास की शुरुआत करें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, इसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। यदि हम अन अकेडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से 1 सिलेक्शन अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। ये 50% ऑफ अलर्ट है जो लिमिटेड टाइम के लिए ही है। इसमें आरंभ बैच है 1 वर्ष का और फाउंडेशन बैच है 2 वर्षों का। इसकी शुरुआत 29 जून से हो रही है। फिर अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र, जिसमें यदि आप इंटरव्यू की चुनौती भी पार कर ले जाते हैं तो अन अकेडमी आपको 50% रिफंड देगा, सॉरी 100% रिफंड देगा, तो सॉरी। इसके बाद देखिए, ये मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है। इसमें 16 सेक्शन और 4 फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा निखार सकते हैं। इसकी शुरुआत 18 जून से हो चुकी है। ये यूपीएससी मार्गदर्शक प्रोग्राम है। आरंभ और फाउंडेशन बैचेस आईएएस 2024 और 2025 के लिए ये भी 29 जून से ही शुरू हो चुका, मतलब 29 जून से ही शुरू होगा। और इसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहें तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ अवश्य करें। लक्ष्य बैच जिसकी शुरुआत 22 जून से हो चुकी है, इसमें भी एडमिशन के लिए आप MK लाइव रेफर कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके साथ कुछ ऑप्शनल बैचेस। और अब आज की क्लास की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो जरा जल्दी से एक बार क्रम देख लें कि हम किस किस तरीके से आगे बढ़े हैं। तो देखिए, जब भारत की आज़ादी होती है तो भारत की आज़ादी में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री, वो थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जब पहले चुनाव होते हैं भारत में तो पहले चुनाव में भी जीत कर आते हैं, पूर्ण बहुमत से आते हैं। और उस समय बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ देखी। उनका कश्मीर का मतलब जो कश्मीर का इशू था, इसके अलावा जो उनकी नाम की पॉलिसी थी, नवीं अनुसूची, तो बहुत सारी चीज़ें हमने जवाहरलाल नेहरू में ऑलरेडी देखी थी। और 64 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एंट्री करते हैं एज अ पीएम ऑफ इंडिया। फिर उस समय जब पाकिस्तान से युद्ध होता है तो शिमला समझौता किया जाता है। और शिमला समझौता ताशकंद में जब होता है तो ताशकंद में जब मतलब समझौता हो रहा होता है तो उस समय कहा जाता है कि हार्ट अटैक से या जो है शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो मृत्यु के स्पष्ट रीजन है वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इसके बाद देश की बागडोर आती है इंदिरा गांधी के हाथों में और इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहती हैं। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हमने देखा बहुत सारे काम देखे कि जिसमें आपका जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम है वो भी देखा। उन्हीं के शासनकाल में हमने कहीं ना कहीं प्रिवी पर्स और इन सब चीज़ों की समाप्ति देखी। 42वां संविधान संशोधन देखा था, राइट। तो 1977 में ही ये भी देखा कि कैसे, 1975 में एक्चुअली, कि कैसे जो है भारत में आपातकाल लगाया गया। ये आर्टिकल 352 का राष्ट्रीय आपात है, तो राष्ट्रीय आपात लगाया गया। और राष्ट्रीय आपात के बाद जो कांग्रेस की सरकार है वो गिर जाती है और भारत में नई सरकार बनती है जो है जनता दल की सरकार। और इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। तो जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, ये भी जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पे थे। किस पद पे थे अभी क्लास में देखते हैं। फिर हमने देखा कि जनता पार्टी में भी आपसी फूट की वजह से कह लीजिए या प्रधानमंत्री पद को लेके कह लीजिए, सरकार बिखर जाती है। फिर से भारत में जो मिसेस गांधी है, इंदिरा गांधी, इनकी सरकार बनती है। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो हिंदू सिख जो दंगे हो रहे थे, उसी में इन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो इनके जो पुत्र थे राजीव गांधी, वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब फिर से कहीं ना कहीं बहुत सारे घोटाले और ये सारी चीज़ें जब इंडिया में होने लग गई राजीव गांधी के समय, तो फिर से कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। और इस बार जो है आपके प्रधानमंत्री बनते हैं VP सिंह, जो राजीव गांधी के ही कहीं ना कहीं पहले वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगेन जो है मतलब फिर से ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, मतलब इस तरीके का होता है कि VP सिंह की जो सरकार है वो गठबंधन और से बनी हुई थी। तो फिर से जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो आपके बनते हैं चंद्रशेखर। और उसके बाद फिर चंद्रशेखर के बाद से
कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी हैं उनकी हत्या हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या के बाद फिर से भारत में कांग्रेस की सरकार बनती है और इस बार जो हमने कल चर्चा की थी, जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो थे पीवी नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव के बारे में यदि आपको कल की क्लास याद हो तो हमने कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव को एक ऐसा भारत मिला था जो कहीं ना कहीं डेट में चला गया था। भारत एकदम आर्थिक जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी उस समय इंडिया की, तो उससे निकाल के इंडिया में एफडीआई लाना, और राव मनमोहन मॉडल हमने कल देखा था, एफडीआई एफपीआई किस तरह से लाया गया, एलपीजी कैसे लाई गई, आईएमएफ का रिफॉर्म क्या था। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उन्होंने कहीं ना कहीं परमाणु को लेके जो जो काम है वो किया, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इन सबका डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं जो परमाणु परीक्षण इसकी भी तैयारी कर ली थी। और कहा जाता है कि अगर कलाम के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था, अपनी बुक में लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि जो है नरसिम्हा राव ने पहले ही उन्हें बोल दिया था कि अगली बार अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता है जब पीएम बन जाए तो तुम उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना, और इसके बाद वो आगे लेके जाएंगे। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। कहा जाता है कि एक जाने माने कवि, ना केवल जो है राजनेता बल्कि एक कवि, इनको कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भीष्म पितामह भी कहा है, राजनीति के भीष्म पितामह, और एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गठबंधन की सरकार को इतने लंबे समय तक चलाया है। एक ऐसे पीएम की बात करने जा रहे हैं जिनके कहा जाता है कि कोई हेटर्स ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है अटल, क्या थी इनकी अटल नीतियाँ, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो पहले जरा कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि भाई मतलब इनका प्रारंभिक जीवन की चर्चा करें, उसके बाद हम धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जो वाजपेयी जी हैं इनका जन्म दरअसल 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर को ये एमपी में हुआ था, ग्वालियर में, राइट। हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम भी कृष्णा देवी और पिता का नाम भी कहीं ना कहीं कृष्ण बिहारी। ठीक है, तो माता पिता दोनों कृष्ण, तो ये जो है कृष्ण बिहारी इनके फादर थे। और कहा जाता है कि जो इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो आपने सरस्वती शिशु मंदिर का नाम सुना होगा, तो सरस्वती शिशु मंदिर से इनकी पढ़ाई होती है। और बाद में इन्होंने राजनीति विज्ञान से अपने जो परास्नातक है एमए है उसकी पढ़ाई की। उसके बाद ही वो ग्वालियर में जो है आर्य समाज आंदोलन की युवा शाखा जो आर्य कुमार सभा है 1944 में, उस आर्य कुमार सभा के महासचिव बने। धीरे धीरे अब देखिए ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बाद में आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का यदि नाम सुना हो तो 1939 में जब एक जो स्वयं सेवक के रूप में ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में, जिसको आरएसएस कहते हैं ना, आरएसएस ज्वाइन करते हैं। तो जब आरएसएस ज्वाइन करते हैं तो इनको जो रोल दिया जाता है वो रोल था किसका, वो रोल था परिवीक्षाधीन प्रचारक। परिवीक्षाधीन प्रचारक का काम क्या होता है कि जो मतलब जो आरएसएस की बेसिक नीतियां हैं इसको तुम फैलाओ, इसके बारे में लोगों को जानकारी दो। ठीक, बाद में क्या होता है कि क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा लिखते हैं और इनकी इस प्रतिभा का लाभ लिया जाए। तो इसके बाद क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में इनको भेजा गया। और ये दीनदयाल के जो समाचार पत्र थे, दीनदयाल उपाध्याय का यदि आपने नाम सुना हो, एक आत्म मानवतावाद की जो बात किया करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो समाचार पत्र थे, जैसे एक था राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन और पांचजन्य, ये हिंदी की एक साप्ताहिक मैगजीन होती है, इन सब का जो कार्यभार है वो अटल बिहारी को दिया जाता है। इनको ये देखा करते थे। बाद में उस समय देखिए, जब हम जो बात करें 1939 की बात है, यानी इस समय जो भारत है वो ब्रिटिश शासन के अधीन आ रहा था, राइट। तो आपको पता है कि उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे मूवमेंट लाए जा रहे थे जो कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी को लेकर, जैसे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में कहा जाता है कि एक बार जो मतलब अटल बिहारी हैं और अटल बिहारी के जो भाई हैं, इनको भारत छोड़ो आंदोलन में जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब कहा जाता है कि आरएसएस ने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट ऐसा होता है कि ये लोग वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को 24 दिनों के लिए इसी आंदोलन में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो कहा जाता है कि इन्होंने लिखित बयान दिया कि जो भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उन्होंने मतलब इनके भाई और इन्होंने जो 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की एक जगह का नाम, बटेश्वर में आतंकवादी घटनाओं में भाग नहीं लिया, तो इस बिहाफ पे इनको छोड़ दिया गया। तो ये 1942, यानी इनके जन्म हम 1924 से लेके 1942 को थोड़ा सा शॉर्ट में देखा हमने कि क्या क्या था। फिर देखिए कि अब इनका राजनीतिक करियर किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं।
देखिए प्रारंभिक जीवन की बात करें तो अभी ये अभी मतलब ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अभी ये जो है जुड़े हुए हैं आरएसएस के साथ, यानी जो आपका आरएसएस के बारे में हमें बताया ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1951 की बात करें तो जो जनसंघ है, इसको कहीं ना कहीं दक्षिण पंथ माना जाता है, दक्षिण पंथ राइट विंग पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। तो ये एक हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी थी के लिए काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने जैसे मैंने बताया ना, दीनदयाल उपाध्याय की जो मैगजीन्स थी, जो किताबें थी, उसके लिए काम किया करते थे। तो इनको दीनदयाल उपाध्याय के साथ जोड़ा गया, उन्हीं का समर्थन करने का काम दिया गया। उसके बाद ये फिर दिल्ली के जो मतलब दिल्ली क्षेत्र के यानी उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 1957 में जब भारतीय आम चुनाव हुआ तो ये भारतीय आम चुनावों में भाग भी लेते हैं। कहा जाता 3 जगह से इन्होंने भाग लिया था। तो जो 3 जगह में, जो एक जगह थी बलरामपुर, केवल वो वहाँ से जीतते हैं। बाकी मथुरा में इनको क्या नाम था, महेंद्र जो थे, राजा महेंद्र प्रताप से ये हार गए थे। तो बहरहाल 3 जगह से लड़ते हैं पर एक जगह से जीतते हैं। तो बलरामपुर से 1957 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आप देख रहे हैं 1957 से कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में सक्रिय, तो इसीलिए कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनको पितामह भी कहा है, ठीक है। फिर देखिए 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, तो आपातकाल लगाने के बाद जो वाजपेयी हैं वो भी गिरफ्तार हुए थे। उस समय हमने देखा था कि जयप्रकाश नारायण, जितने भी बड़े नाम हमने देखा, या कह लीजिए कि जो अभी के समय में हम बड़े नाम देख रहे हैं, उस कहीं ना कहीं आपातकाल के ड्यूरेशन में ही बने हुए बड़े नाम थे। जैसे हमने देखा था जयप्रकाश नारायण, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं, इसके अलावा चंद्रशेखर का के बारे में जब हम देख रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको भी पटियाला जेल में बंद किया था। तो 1975 में जब आपातकाल लगा तो इनको भी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। तो होता क्या है, 1977 में आपातकाल हटा दिया जाता है, इमरजेंसी हटा दी जाती है। इमरजेंसी हटाने के बाद भारत में आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव में जो दल जीतता है वो एक गठबंधन का दल था, यानी जो जनता दल था वो एक ऐसा दल था जिसमें कई सारे दल मिलकर इस पार्टी को बना रहे थे, ठीक है। तो जनता दल में जब जनता दल जीतते हैं तो इस समय जो आपके मुख्यमंत्री बने थे, याद होगा आपको, मुरारजी देसाई के मंत्रालय में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। ये विदेश मंत्री बनते हैं, ठीक है, विदेश मंत्री बनते हैं राष्ट्र जो है उनके मंत्रिमंडल में, मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में। कहा जाता है कि विदेश मंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे पर्सन थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में वक्तव्य देते हैं, और वो भी हिंदी में। तो हिंदी में वक्तव्य देने वाले, हिंदी में भाषण देने वाले, और कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ये पहले भारतीय बनते हैं, पहले इंडियन जिन्होंने ये बात की है, ठीक है। इसके बाद फिर जब आपको पता है कि सरकार तो गिर गई थी, ठीक है, सरकार गिर जाती है तो फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है 1980 में। 84 में पुनः हमने देखा था कि ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, और उस समय जब चुनाव होते हैं तो उस समय देखिए, उस समय यानी 1984 के चुनाव में, 1984 के चुनाव में भाजपा ने मात्र और मात्र 2 सीटें जीती थी, राइट। तो जिस भाजपा को भी हम देख रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी वाली भाजपा, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, 1984 में महज 2 वोट से ये जीते थे, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, 1986 के समय में, 1986 में मध्य प्रदेश में से ये राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। पहले हमने देखा था कि ये लोकसभा से चुने गए थे ना, अभी बलरामपुर, इसके बाद ये राज्यसभा से चुने गए और कुछ समय के लिए संसद में भाजपा के नेता भी रहते हैं। फिर क्या होता है, 1986 का समय आ जाता है, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। तो कहा जाता है उस समय जो अटल हैं, अटल और आडवाणी का एक जुगलबंदी हुआ करती थी, दोनों मिलकर काम किया करते थे। ऐसे में होता क्या है कि 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो जो है अटल जी रहते हैं, आपके पदभार अटल जी के पास था, लेकिन जब चुनाव में हार हो गई थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अब लाल कृष्ण आडवाणी फिर जो है अगला पदभार लाल कृष्ण आडवाणी ले लेते 1986 में। अब जैसे ही 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने ये पदभार लिया तो कहा जाता है कि ये वो समय था ना जो हर कोई ये दिखाना चाहता था कि वही राम भक्त है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा था राजीव गांधी के समय में कि जहाँ ना केवल मुस्लिम अपीसमेंट, शाह बानो का केस देखा था, वहीं हमने देखा था राम मंदिर का ताला वगैरह भी खुलने लगा था।
और यही वही समय है कि धीरे धीरे हम मंडल कमीशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय जो लाल कृष्ण आडवाणी है, इन्होंने जो राम मंदिर का मुद्दा है, या जो ये कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म वाला जो मुद्दा है, इसको प्रोमिनेंट बनाना शुरू कर दिया। इसको जो कुछ कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि भगवाकरण कर दिया, तो भगवा कलर देना शुरू कर दिया, राइट। राम जन्मभूमि आंदोलन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। और इसी समय हमने देखा था कि 89 आते आते राजीव गांधी की सरकार भी गिर जाती है, राइट। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एक तरफ तो वीपी सिंह ने मंडल वाला मुद्दा खोल दिया था, वो जो जाति वाला आरक्षण, याद कीजिएगा। इसी समय जो है लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकल पड़ते हैं, राइट। तो रथ यात्रा और ये सारी चीजें रही। इसके बाद 1989 के आम चुनाव में जिस भाजपा को देखिए, इधर 2 सीट और इधर 5 सालों बाद 86 सीटें मिली। तो 86 सीटें मिली तो एक अच्छा खासा इनके पास मेजोरिटी आ गई बीजेपी के पास। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मंडल कमीशन, सॉरी, जो आपका वीपी सिंह भी पीएम बने थे, वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार थी। तो वीपी सिंह की सरकार में समर्थन आपकी भाजपा भी दे रही थी। याद करिएगा प्रीवियस क्लासेस को कि हमने आपको बताया था कि बाद में जब मंडल कमीशन और राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा अपना समर्थन वापस भी ले लेती है, सॉरी भाजपा नहीं, चंद्रशेखर ने अपना समर्थन कहीं ना कहीं वापस ले लिया था और सरकार अल्पमत में आ गई थी। भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहले तो समर्थन दिया था अपने 86 सांसदों के साथ। तो देखिए कैसे कैसे भाजपा का राइज हुआ है, बीजेपी यानी जो अभी आपके बीजेपी पार्टी है, रूलिंग पार्टी, का राइज किस तरीके से हुआ है। तो अगर समराइज करें तो 1957 से 62 तक ये बलरामपुर से, उसके बाद लोकसभा सदस्य 67 से 71 तक फिर से बलरामपुर, 71 से 77 तक ग्वालियर और 77 से 1984 तक ये नई दिल्ली में इन्होंने सेवा की। और अंततः उन्होंने लास्ट में देखे तो 1991 से 2009 तक ये लखनऊ से जो है भारत के लोकसभा, या कह लीजिए भारत की संसद, या कह लीजिए भारत की राजनीति से जुड़े हुए रहे। तो ये तो था राजनीति का प्रारंभ, किस तरीके से प्रारंभ हुआ, जिसमें हमने देखा कि एक बार ये विदेश मंत्री भी रह चुके थे मोरारजी देसाई के टेन्योर में, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। कहा जाता है कि उस समय जो अटल जी हैं ये बहुत अच्छे भाषण दिया करते थे, कवि तो थे ही, ठीक है। तो उस समय जब ये संसद में युवा थे और संसद में अपना भाषण दे रहे थे, तो नेहरू जी ने भी इनकी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि मैं तुम्हें देश का प्रधानमंत्री देखता हूं। तो बहुत ओजस्वी वक्ता भी थे। और कहीं ना कहीं जो अपने बहुत सारी इनकी जो है जो रचनाएं हैं और पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, राइट। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब और देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर कैसे जो वाजपेयी हैं ये प्रधानमंत्री बनते हैं, जरा इस पे आते हैं। तो अभी हम देखते हैं 1991 में जब चुनाव हो गए, तो 1991 में चुनाव में जो चुन के आते हैं प्रधानमंत्री, एक्चुअली जब कांग्रेस चुन के आती है तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरसिम्हा राव, ठीक। अब नरसिम्हा राव के बाद क्या होता है कि जब फिर से जब नवंबर 1995 में मुंबई में भाजपा सम्मेलन के दौरान भाजपा अध्यक्ष उस समय क्योंकि आडवाणी रहते हैं, तो आडवाणी ने ही ये बोला कि जो आने वाला चुनाव होगा उसमें जो हमारी यानी भाजपा पार्टी से जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा वो होंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। अब उस समय क्या होता है, 1996 में चुनाव होते हैं। चुनाव में फिर से जो बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा नहीं आ पाता है। बहुमत का आंकड़ा नहीं आएगा तो इसका मतलब फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गठबंधन की एक सरकार बनती है। तो ऐसा होता है कि क्योंकि पहले से डिक्लेरेशन कर दी गई थी कि अगर मतलब जीत होती है तो भाजपा की तरफ से जो प्रधानमंत्री चेहरा होगा वो होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अटल जी को भी ऐसा लग रहा था कि अब गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं, ठीक है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन समय ऐसा था ना कि जितनी भी पार्टियां इनको सहयोग दे रही थी वो रुक नहीं रही थी। गठबंधन की सरकार थी, कहा जाता है कि सबने अपना सहयोग जब वापस ले लिया तो ये मात्र 13 दिन जो है सरकार चलती है। और 13 दिन के बाद 16वें दिन एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो इतने शॉर्ट टेन्योर के लिए जो है ये पीएम बनते हैं, सरकार गिर जाती है क्योंकि समर्थन वापस हो गया था, गठबंधन की सरकार थी, राइट। बट इतने कम समय में भी इन्होंने एक उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय बनाया और इसको खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया। फिर क्या होता है कि फिर से नवंबर 19 जो मतलब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए। और इसके बाद फिर 1998 में क्या होता है कि अब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दौर चला और 1998 में फिर से कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन होता है कि अब इलेक्शन फिर से कंडक्ट किए जाएंगे। तो जब फिर से जो है इलेक्शन कंडक्ट किए गए तो ये बोला गया कि जो भाजपा में प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जो है जब पीएम का फेस बनते तो जो अदर पार्टियां थी ना, वो कहा जाता है वाजपेयी का कोई हेटर नहीं था।
तो जो अलग से पार्टियां थी जैसे शिवसेना, इवन ममता बनर्जी, यहाँ तक कि एआईडीएमके की जो लीड थी जयललिता, इन सब लोगों ने कहा जाता है वाजपेयी को समर्थन दिया। सब लोग समर्थन देते हैं भाजपा सरकार को, यानी वाजपेयी जी को, वाजपेयी के नाम पे सब एग्री कर जाते हैं, और एग्री कर जाते हैं तो फिर से भाजपा की सरकार बन जाती है। याद रखिएगा कि ये भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन वाली सरकार है जो 1998 में चुन के आई, ये गठबंधन की सरकार है। अब इस गठबंधन की सरकार को इस बीच में क्या होगा कि जब अभी हमने देखा ना 1995 में, जब मतलब 1996 में फिर से चुनाव हुए, 13 दिन की सरकार गिर गई, राइट। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है कि कांग्रेस किसी पार्टी को समर्थन देती थी फिर वापस ले लेती थी। इसी बीच में हम देखेंगे कि अभी मतलब बीच में एक आध प्रधानमंत्री देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इनके बारे में भी। लेकिन अभी वाजपेयी को हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते ताकि हमारा क्रम ना टूटे। तो बहरहाल सरकार गिरती है 13 दिन के बाद। 13 दिन के बाद 1998 में जब फिर से चुनाव हुए, तो फिर से जब ये जीत के आए तो इन्होंने एक गठबंधन वाली सरकार बनाई। लगभग 13 पार्टियां इनको समर्थन दे रही थी। सोचिए 13 पार्टी समर्थन दे रही है तो सरकार बन रही है। यानी कुछ कुछ मीडिया रिपोर्ट कहते हैं कि जो है वाजपेयी जी से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि कितनी पार्टियां हैं अभी आपको समर्थन दे रही हैं, तो कहते थे मैंने गिनना छोड़ दिया है। ठीक है, इतने सारे लोग जो है इनको समर्थन दे रहे थे कहीं ना कहीं, तो इसको लेके ये आगे बढ़ रहे थे। ठीक, अब क्या होता है कि जो समर्थन बनता है ना, तो इसको कहते हैं NDA, यानी एक अलायंस बन रहा है। ए फॉर अलायंस, गठबंधन। एन मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बन गया। वाजपेयी के नाम पे लोग एग्री भी कर गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिवसेना को छोड़ दें तो कई सारी जो ऐसी पार्टियां थी ना, वो भाजपा की जो विचारधारा थी उससे बहुत खुश नहीं थी। उनको लगता था ये थोड़ी सांप्रदायिक विचारधारा को ये लोग प्रमोट करते, तो इससे खुश नहीं थी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां। खैर फिर भी सरकार इनकी मूव करना शुरू करती है। ठीक, अब क्या होता है आगे देखते हैं। अब इस शासन दौरान में जो अभी शासन इनका बना, तो उसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें वन बाय वन हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे पहला जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था वो था पोखरण परीक्षण। याद होगा आपको कि जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ है भारत में वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। दूसरी बार कहीं ना कहीं जो आपके नरसिम्हा राव थे, उन्होंने पहले ही डॉक्टर कलाम के साथ मिलके परमाणु की दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया था। आपको याद होगा मिसाइल और ये सब सारी चीज़ों का डेवलपमेंट भी शुरू हो गया था। बाद में जब वाजपेयी जी आते हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं पोखरण परीक्षण किया। पोखरण परीक्षण मतलब परमाणु परीक्षण। अब ये ऐसा था कि उस समय दुनिया के देशों की निगाहें भारत पर थी कि कहीं हम मतलब गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण तो नहीं कर लेंगे, राइट, क्योंकि एनपीटी का दौर चल रहा था। मतलब नॉन प्रोलिफरेशन की बात हो रही थी कि जो नाभिकीय है वो उसका अप्रसार हो, नाभिक का अप्रसार हो। तो छुप छुपा के करना था किसी तरीके से, इस तरीके से कि किसी को भी कानों कान भनक ना लगे और हमारा परमाणु परीक्षण हो जाए। जगह चुनी जाती है राजस्थान। राजस्थान में कहा जाता है जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया, और जैसे ही परमाणु परीक्षण हुआ पूरे विश्व के कान खड़े हो गए कि अरे इन्होंने तो परमाणु परीक्षण कर लिया। हम परमाणु परीक्षण करते ही हैं कि उसके 2 सप्ताह बाद, मात्र 2 सप्ताह यानी 15 दिनों बाद, पाकिस्तान ने भी स्वयं के जो परमाणु परीक्षण का जवाब दिया, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है वो परमाणु घोषित होने वाला नया देश बन गया। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमने परमाणु परीक्षण कर दिया, अमेरिका और जो आगे विकसित देश हैं इनके कान खड़े हो गए। और अमेरिका ने ये कहा कि देखो हम तुम पे बैन लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे बहुत बुरी तरीके से। आप सैंक्शंस का मतलब समझते होंगे कि जहाँ पे हम तुम्हें फंडिंग नहीं आने देंगे, हम तुम्हें किसी तरीके की जो मतलब मदद है वो नहीं होने देंगे। तो भारत ने इन सारी चीज़ों को देखा और बोला कि ठीक है, इट्स ओके, बट फिर भी हम परमाणु परीक्षण करेंगे, और क्यों भी ना करें। देखो हमारे पड़ोस में ही हमारे दुश्मन है, चाइना है, पाकिस्तान है। तो और इसके साथ साथ इतने शॉर्ट पीरियड में ही भारत ने इतने युद्ध देख लिए हैं। 62 का युद्ध देखा, 65 का देखा, 71 का देखा। तो इस युद्ध में कौन लेगा हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी। हालांकि एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते हमने NFU बोला, नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब कि किसी भी दशा में भारत पहले परमाणु प्रहार नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई भारत पे परमाणु हमला करता है तो फिर उस दशा में भारत एक मुंह तोड़ जवाबी कार्यवाही अवश्य देगा। तो खैर हमने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया और हमें धमकी मिली, इवन हमारे ऊपर बैन भी लगा दिए गए। बैन लग गए तो क्या हुआ, भारत पाकिस्तान दोनों पे लग गया। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वहाँ पे ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट शत्रु होता है। हर कोई अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए ही काम करता है। तो अगर ऐसे में लंबे टाइम तक अगर देश हम पे बैन लगाते तो कहीं ना कहीं भारत देखिए बड़ा बाजार है किसी भी देश के लिए, तो इतने लंबे टाइम तक बैन वैसे भी नहीं लगना था। थोड़े ही महीनों बाद भारत और पाकिस्तान
दोनों से ये बैन हटा लिया गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैसला वाजपेयी ने लिया, वो था लाहौर शिखर सम्मेलन। ठीक है, कहीं ना कहीं जो वाजपेयी थे उनका ऐसा मानना था कि देखो हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं, तो अच्छा होगा कि हम हर हाल में जो पड़ोसी हैं उनसे अपने रिश्ते बना के रखें और ऐसा करके रखें ताकि रिश्तों में प्रगाढ़ता आए। आपने देखा होगा ना, मतलब उनकी बहुत सारी पोयम है कि जिसमें इन्होंने कहा था कि जंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे, राइट। तो इस मतलब कि वो जंग मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो आपका योजनागत गैर योजनागत व्यय है ना वो बढ़ जाता है, राइट। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि कैसे भी हमें पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। इसके लिए लाहौर में समिट होती है और इसी समिट में ये फैसला लेते हैं कि भाई बस सेवा चलेगी। और फरवरी 1999 में दिल्ली और लाहौर के बीच में जो ऐतिहासिक बस सेवा है इसका शुभारंभ भी हुआ। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो एक होता है नेता बनाम नेता, यानी नेता और नेता के बीच में बात होगी, फिर होगा पीपल टू पीपल। अगर पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी राजनीति है वो ज़्यादा मजबूत होगी। कहीं ना कहीं पीपल टॉक बढ़ने पर जो राजनीति है उसमें प्रगाढ़ता ज़्यादा आती है। तो इस कंडीशन में ये हुआ कि अगर लाहौर और दिल्ली के बीच में बस सेवाएं चलेंगी तो पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ जाएगा। पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा होगा कि मतलब जो जंग होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो लाहौर बस सेवा शुरू किया गया। फिर इसके बाद में इन्होंने कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के साथ जितने भी और संघर्ष चल रहे थे इसको हल करने के उद्देश्य से शांति प्रक्रिया भी शुरू की। लाहौर में घोषणा में बातचीत की गई, व्यापार संबंध और का विस्तार किया गया, आपसी मित्रता के प्रति प्रतिबद्धता की गई। ठीक है, ये सारी बातें कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि केवल हमारे चाहने से तो नहीं होगा, यानी सिर्फ इंडिया इनिशिएटिव ले, इंडिया अपने साइड से कोशिश करते रहे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये चीज़ लंबे टाइम तक टिकेगी। बस ऐसा ही कुछ होता है और ये जो पीस टॉक्स थी ब्रेक हो जाती हैं। कैसे ब्रेक होती हैं? कहा जाता है कि भारत को सूचना मिलती है कि जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, टाइगर हिल है और ये सारी जो जगह ऊंचाई है, मतलब जो कश्मीर में ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पे ऐसी सूचना मिलती है कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। अब कब्जा में सोचिए कि अगर मतलब कब्जा कर रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो जो कुछ चरवाहे होते हैं वो ये सूचना देते हैं और तरीके से भारत को ये सूचना मिलती है। तो जब सूचना मिलती है तो इंडिया जब क्रॉस चेक करता है तो कई सारे आपने मतलब हमारे जवानों के नाम सुने होंगे, सौरभ कालिया है ना, इस तरह से जो जो लोग हैं वो जब पता करने जाते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही निकलती है। इवन तो ये भी होता है कि उन्होंने हमारे बहुत सारे जवानों को पकड़ लिया और उनके साथ बर्बरता की, है ना, इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया। कहा जाता है सौरभ कालिया जो हमारे जवान थे उनके जो अंग हैं उनको उनके अंग को विक्षेपित किया गया, राइट। इस तरह की बर्बरता की गई। अब ये लोग कहीं ना कहीं ऊंचाई पे थे, जो पाकिस्तान था वो ऊंचाई पे था। अब ऊंचाई पे समझिएगा कि ऐसा होता है कि जब आप ऊंचे पे है ना तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजिक बढ़त है ना, तो नीचे वाले को तो ऊपर जाना होगा मारने के लिए। अब ऐसे में जैसे अब क्योंकि ऊंचाई पे तो बट ऑब्वियस बात है नेवी की तो बात यहाँ पे होगी नहीं, तो एयरफोर्स ने अगर एयरफोर्स करेगी तो कितना ही कर पाएगी। ऐसे में जो पूरी कमान आती है ना वो आती है आर्मी के हाथ में, और उस समय जो हमारी इंडियन आर्मी है उसने मोर्चा संभाला। और अब इस तरीके से कहा जाता है कुछ गुरिल्ला वारफेयर की जो टेक्नोलॉजी, गुरिल्ला वारफेयर के जो तरीका है उसको अपनाया गया। अब इस कद्र जो है युद्ध किया गया और इस ऐतिहासिक युद्ध का नाम हुआ करगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध हुआ और कारगिल का युद्ध में कहीं ना कहीं भारतीय सेना इतनी हावी हुई पाकिस्तान की सेना पे कि एक टाइम आया जब पाकिस्तान को वो जगह छोड़नी पड़ी। आपने कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना होगा। बहुत सारे जो है हमारे कारगिल के जो हमारे जो शहीद हुए, हमारे जो जाबाज जवान हुए, उन्होंने इतना स्ट्रैटेजिक बढ़त ली, सामरिक बढ़त ली कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है ना उसको ना केवल वो जगह छोड़नी पड़ी बल्कि 70% जो एरिया था ना उसको वापस से अपने नियंत्रण में ले लिया। और ये किया था पूरा का पूरा आर्मी ने। वाजपेयी ने इसको पूरे तरीके से सहयोग दिया। इवन कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को फ़ोन करके भी कह दिया था कि देखो अगर पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें करता रहेगा तो हम भी परमाणु संपन्न, क्योंकि दोनों ही देश हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा स्केलेट होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो विश्व के देश हैं उनको पता था कि दोनों ही देश परमाणु संपन्न हैं। ऐसे में वैश्विक जो खतरे हैं उसको रोकने के लिए
जो है युद्ध विराम की बात करना शुरू किया गया बाद में। हालांकि पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता है, बट ऐसा होता है कि परवेज मुशर्रफ को भी समझ में आ गया था कि भाई हमारा हार अपनी तय है। तो कहीं ना कहीं हार भी गया पाकिस्तान, उसको 70% जो उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया था वहाँ से उसको खाली भी करना पड़ा। ठीक, और जब कारगिल जो जीत है उसमें, मतलब कारगिल वाला जो युद्ध है उसमें भारत की एक प्रबल जीत होती है। वाजपेयी का कद यहाँ से और बढ़ने लग गया, उन्होंने सेना का पूरा समर्थन दिया यहाँ पे, राइट। और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के साथ साथ जो 26 मई 1999 को एक्चुअली शुरू किया गया था। हालांकि इसमें भारत के भी कई जवान शहीद हुए, बट पाकिस्तान के भी कई जो सैनिक है वो मारे गए। लगभग 70% क्षेत्र पर भारत ने पुनः कब्जा कर लिया। ठीक, अब होता क्या है कि समय भाजपा की सरकार को मात्र 13 महीने हुए थे कि जो जयललिता थी, जो AIDM के चीफ थी, कहा जाता है उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक, समर्थन वापस लिया तो सरकार फिर से गिर गई। याद करिए पहले जो है 13 दिन में ही मात्र वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। उन्होंने सदन में एक भाषण भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी पर देश रहना चाहिए, राइट। फिर से देखिए 13 महीने बाद पुनः जो है भाजपा की सरकार गिर गई, क्योंकि गठबंधन वाली सरकार थी, गठबंधन के साथ चल रही थी। AIDMK ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था तो सरकार गिर गई। अब देखिए फिर से कार्यकाल, फिर से पुनः चुनाव होंगे भारत में। 1999 आम चुनाव। अब कारगिल ऑपरेशन क्योंकि हो चुका था, वाजपेयी जी का जो कद है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ चुका था, परमाणु परीक्षण भी हमने दोबारा पोखरण परीक्षण भी कर लिया था। ठीक, इन सब के मद्देनजर ऐसा होता है कि इस बार जो देखिए कहाँ से चली थी 84 में 2 सीट, उसके बाद भाजपा को मिली 86 सीट, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने इनके लेकिन गठबंधन वाले। और इस बार देखिए क्या हुआ कि एनडीए की जो, मतलब एनडीए ने गठबंधन में, और एनडीए ने लोकसभा में 543 में से 303 सीटें जीती। भाजपा ने नहीं, एनडीए ने, एनडीए मतलब जो इनका गठबंधन है उसको 303 सीटें मिली। ठीक है, अब तो आराम से एक सरकार बनी, आरामदायक मतलब बहुमत की सरकार है, तो बहुमत हासिल किया और 13 अक्टूबर 1999 वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। अब देखिए इनका जो कार्यकाल है ना, इतनी सारी चुनौतियां हैं इसमें, एक एक करके और कुछ चुनौतियां देखें कि और क्या हुआ। ठीक है, इसी समय दिसंबर 1999 में एक और राष्ट्रीय संकट, ये राष्ट्रीय संकट क्या था कि हमारी इंडियन एयरलाइंस को ही अपहरण कर लिया। किसने किया था? तालिबान ने। तालिबान के जो मतलब तालिबानी आतंकवादी थे, उन्होंने जब काठमांडू से नई दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस का क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। जो एयरलाइंस उसका नाम था IC-814। अब अपहरण कर लिया तो बदले में नेगोशिएट करेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक फेल्योर्स की भी बात कही जाती है। खैर, तालिबानियों ने जब विमान ही अपहरित कर लिया तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक ऐसी बात थी जहाँ पे ना केवल जो हमारे विदेशी संबंध थे वो प्रभावित हो रहे थे, कहीं ना कहीं अगर हम भारत में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, यानी आपके यहाँ से एयरलाइंस का ही अपहरण हो जाना, यानी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। तो बातचीत होती कि क्या बात है, मतलब क्या किस तरह से नेगोशिएशन किया जाए। तो बदले में कहा जाता है कि जो ये आतंकवादी हैं ये बोलते हैं कि हमें जो हमारे आप जो साथी हैं इनको रिहा कर दो तो हम एयरलाइन छोड़ देंगे। ठीक है, और होता भी कुछ ऐसा है कि सरकार को आतंकवादियों के सामने एक बार फिर झुकना पड़ा। याद करिए मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में हमने आपको बताया था कि VP सिंह के दौरान किस तरीके से जो उनकी बेटी हैं, जब उनका अपहरण हो गया था, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हमारे समय गृह मंत्री थे, तो अपनी बेटी को छुड़ाने के बदले उन्होंने कहीं ना कहीं आतंकवादियों को छुड़वाया था। इस बार पूरी पूरी एयरलाइंस ही कब्जे में है जिसमें भारत के लोग बैठे, सिविलियंस हैं, राइट। तो अब बदले में ये लोग आतंकवादी बोलते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे साथी, इनको रिहा करो। आपको नाम सुनेंगे मसूद अजहर, है ना, जो अभी का एक प्रोमिनेंट आतंकवादी है जिसको लेकर चाइना हमेशा वीटो करता रहता है, वो भी था, उसको भी छुड़ाने की बात हुई थी। तो कहा जाता है कि उस समय जो जसवंत सिंह हैं, ये हमारे विदेश मंत्री थे, ये खुद जाते हैं आतंकवादियों के साथ अफगानिस्तान और उनको सौंपते हैं तालिबान वालों को, और अपने साथ जो यात्री थे उनको वापस लेके आते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा 1999 में जो एयरलाइंस का अपहरण था। इसके बाद देखिए यहीं पे चुनौतियां रुक नहीं रही हैं। मार्च 2000 में अच्छा, चुनौती पहले तो ये अच्छी वाली बात है कि मार्च 2000 में क्या हुआ, USA के जो राष्ट्रपति हैं
वो भारत की यात्रा करते हैं। अब क्या होता है 1978 से जो यूएस और इंडिया के जो संबंध हैं वो उतने अच्छे चल नहीं रहे थे। याद करिएगा 71 में जब सोवियत के साथ संधि कर ली थी इंदिरा गांधी ने, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टिल्ट था वो रशिया की तरफ ज़्यादा था। तो इंडो यूएस रिलेशन से ज़्यादा इंडो पाक रिलेशन कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ज़्यादा दिखता था। तो 22 वर्ष बीत गए थे, यानी 22 वर्षों बाद किसी अमेरिकी प्राइम की, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही थी। ये राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति क्लिंटन भारत की यात्रा करते हैं। अब बहुत सारी बातें होती हैं अमेरिका और इंडिया संबंधों के बारे में, उसको नया बल दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो विश्व की सबसे पुराना लोकतंत्र और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का रिलेशन बढ़ रहा था। दूसरी तरफ ना केवल अमेरिका के साथ बल्कि चीन के साथ भी रिश्ते प्रगाढ़ करने की शुरुआत करते हैं वाजपेयी। चाइना से बात करते हैं और कहीं ना कहीं जाके तिब्बत को, जो चाइना का क्षेत्र है, वो मान लेते हैं। याद करिएगा तिब्बत वाला मुद्दा हमने नेहरू जी में भी डिस्कस किया था। खैर तिब्बत को वाजपेयी ने जाके माना। फिर क्या होता है कि चाइना ने भी सिक्किम को बोला कि हाँ सिक्किम जो है भारत का क्षेत्र है। यहीं पे नहीं रुकती है बात, पहले तो अमेरिका फिर चाइना, फिर इन्हें लगा कि क्यों ना हम पाकिस्तान के साथ एक बार पुनः रिश्ते सुधारें। तो पुनः रिश्ते मतलब कारगिल युद्ध के बाद फिर से रिश्ते सुधारने की बात, और इस बार वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो प्रीमियर हैं उनका नाम है राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को इंडिया बुलाया जाता है, आगरा समिट होती है, आगरा में बुलाया जाता है और ये सोचा जाता है कि अब हम क्या करें भाई, रिश्ते को सुधारें और दोनों देश आगे बढ़ें। ठीक है, लेकिन हो नहीं पाता। बहुत सारे मुद्दे पे खैर इनकी बात हुई, 3 दिनों तक बहुत धूमधाम हुई। मुशर्रफ अपने जो दिल्ली में उनका पैतृक जन्म स्थान था उसका भी दौरा करते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा था ना कि राष्ट्रपति जो मुशर्रफ हैं वो कश्मीर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब कश्मीर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो बट ऑब्वियस ही बात है कि जो वार्ता है वो सफल नहीं हो पा रही थी और आगरा वार्ता बीच में ही खराब हो गई। ठीक है, वो बहुत सफलता उसको नहीं मिली, तो जो बहुत पीस की बात थी वो पीस हो नहीं पाया। अब कुछ होता भी तो उसमें जो कहा जाता है आग में घी डालने का काम, वो हो गया संसद भवन पर हमला। कहा जाता है 13 दिसंबर का डेट था, 13 दिसंबर 2001। कुछ हथियारबंद समूह, कुछ हथियारबंद लोग ने दिल्ली में संसद भवन पर हमला कर दिया। संसद मतलब सोचिएगा कि हमला भी किस पे किया है, संसद मतलब भारत का लोकतंत्र, यानी भारतीय लोकतंत्र पर हमला। सोचिए भारतीय लोकतंत्र पर, संसद पर अगर हमले का मतलब है कि हमारे जनता पर हमला, क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो संसद में बैठ रहे हैं, यानी भारतीय लोकतंत्र को दबाने की कोशिश, भारतीय जनता को दबाने की कोशिश, राइट। तो एक चुनौती आती है जब भारत के संसद पे हमला होता है। और जब इनकी पहचान की गई, सुरक्षा बलों ने न केवल उनको घेरा, मार डाला, और जब उनकी पहचान की गई तो पता चला ये एक्चुअली ये लोग पाकिस्तानी नागरिक हैं, राइट। तो सोचिए लगातार इंडिया की तरफ से पीस टॉक्स चल रही हैं, बातें चल रही हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं और वहाँ से लगातार शांति ना हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं, राइट। इसी बीच क्या होता है कि वाजपेयी ने न केवल इस घटना के बाद कुछ पाकिस्तानी मोबिलाइजेशन भी हमने देखा, और वाजपेयी ने हमारी सेना को ये आदेश दे दिया कि वो जो हमारी सीमाएं हैं ना, सीमा पे लगभग जाओ और तैनात हो जाओ। तो लगभग 5 लाख से 7.5 लाख भारतीय सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो गए। कहा जाता है कि कुछ नहीं, सेना से ये बोला कि तुम वार्म अप करो, बस जो रोज जाओ वहाँ पे वार्म अप करो। कहीं ना कहीं सैन्य प्रदर्शन की शुरुआत, ये बार बार ये कहीं ना कहीं एक सांकेतिक एक तरीके से दिखाना था कि बार बार यदि तुम करोगे तो बार बार ऐसे मुंह की खाते रहोगे, भारत बार बार तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं है। तो इतने सारे सैनिक जाके वहाँ पे वार्म अप करना शुरू कर देते हैं, राइट। इसके बदले में पाकिस्तान ने भी यही करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं अपनी सेना वेना डिप्लॉय कर दी। ठीक, अब फिर से वही बात कि ये दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, तो कहीं ना कहीं विश्व फिर से एक बड़े परमाणु खतरे की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। तो वर्ष 2002 में, अक्टूबर 2002 में भारत पाकिस्तान दोनों ने घोषणा कर दी कि वे सीमा से अपने सैनिकों को वापस ले जाएंगे, इसलिए क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब देश हैं वो लोग इस बारे में कहने लगे। तो इस दबाव में आकर के, या दबाव तो नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं विश्व शांति के लिए ये फैसला लिया गया, दोनों जो है सीमा खाली करते हैं। फिर देखिए 2002 में ये पोटा एक्ट लेके आते हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो। अभी यूएपीए लेके आए ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसी से मिलता जुलता, पहले पोटा, फिर टाडा, फिर यूएपीए। तो जो पोटा है वो इसी समय लाया गया था। हालांकि इस बिल का बहुत विरोध भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के हाथ में ज़्यादा शक्ति दे देगा। तो
ये काम भी इन्होंने किया। ठीक है, और कहा जाता है कि जब ये लगातार युद्ध हो रहा था तो आपने सुना होगा, कहते थे कि कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, समय प्रलय की घोर घटाएं, है ना, पाँवों के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, तो फिर वही निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये वाजपेयी जी के शब्द। फिर देखिए अभी इनकी जो है समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है, ना इनकी ना भारत की। फरवरी 2002 में इनके समय में हमने देखा था, अभी जो प्रीवियस में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था नरसिम्हा राव के समय बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई थी, राइट, और कल्याण सिंह की जो सरकार है उसको जो है कहीं ना कहीं निरस्त किया गया था, बर्खास्त किया गया था। अभी जो अयोध्या मामला है ये रुका नहीं है। होता क्या है, वर्ष 2002 में अयोध्या से गुजरात लौट रहे हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन को गोधरा शहर में रोक लिया जाता है। गोधरा शहर में रोका जाता है और कहा जाता है उसी बीच में हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं उनकी झड़प होती है, कई हिंदुओं की जान जाती है। जो मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू और जो मुस्लिम है जानबूझ के हिंदुओं को दबा रहे हैं। इवन इतना ज़्यादा बर्बरता भी देखने को मिली कि मतलब साक्ष्य ऐसा भी बताते हैं कि जो पीड़ित लोग थे, जो विक्टिम्स हैं, उनके शवों को अहमदाबाद शहर में टांग दिया गया था। अब इस वजह से मतलब ये जो गोधरा कांड है इसने कहीं ना कहीं आग में घी डाल दिया। और जिस भारत को हम जानते थे कहीं ना कहीं सहिष्णुता के लिए, सर्वधर्म संभाव के लिए, उस भारत में विभाजन के बाद इस तरीके की बर्बरता देखी जा रही, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो कभी भाई भाई का नारा लगाते थे वे लड़ रहे हैं, राइट, और लड़ भी रहे वो इस कदर की जो है जहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। इस समय देखिए गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अभी नरेंद्र मोदी इस समय मुख्यमंत्री जो भाजपा से ही हैं, और वहीं केंद्र में भी अगेन भाजपा की सरकार है। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये जो हमले हैं जानबूझकर कराए हुए हमले हैं, क्योंकि वैसे भी भाजपा की जो छवि थी वो एक राइट विंग पार्टी की रही है हमेशा से। और ये भी कहा गया कि यदि चाहा जाता तो इस तरह के हमलों को रोका जा सकता था। बहरहाल ये भी मांग उठने लगी कि नरेंद्र मोदी सरकार जो गुजरात में उसको सस्पेंड किया जाए। खैर वाजपेयी जो हैं नरेंद्र मोदी सरकार को सस्पेंड तो नहीं करते हैं, बर्खास्त तो नहीं करते हैं, गोधरा की यात्रा करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री, जब उनसे पूछा गया मुख्यमंत्री के लिए आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि उनको अपने राजधर्म को निभाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो है लगभग आपकी 2 महीने से अधिक जो है ये जो है झड़प चली, 1000 से अधिक लोग इसमें मारे गए। ठीक है, उग्र हिंदू भीड़ ने हजारों मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं का, मतलब जो कहते हैं ना एक बर्बरता दिखी गई हिंदू मुस्लिम की, वो बर्बरता की पराकाष्ठा थी गोधरा हत्याकांड। फिर उसके बाद देखिए अभी जो समय है वो जुलाई 2003 का है। इस जुलाई 2003 में ये जो है फिर से चाइना की यात्रा करते हैं, चीन जाते हैं और चीनी नेताओं से इन्होंने मुलाकात की। और जो मैंने बताया ना कि चीन को मान्यता देना, तिब्बत को मान्यता देना, तो बदले में सिक्किम को मान्यता दी थी आपके चाइना ने। इसके बाद ना केवल ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ यदि भारत में विकास करना था तो विकास की देखिए कहीं ना कहीं शुरुआत तो हर पीएम ने की ही है, विकास अपने लेवल पे किया है। लेकिन नरसिम्हा राव का यदि आपको कार्यकाल याद हो तो हमने अभी इसमें देखा था कि उसमें निवेशकों को भारत आकर्षित करने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे, जिसमें FDI लाना, FPI लाना, इस तरह के प्रयास किए गए थे, याद होगा आपको। तो आपके देश में निवेश बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाए। अब कहीं ना कहीं जो भारत में विकास की जो धमनियाँ होती हैं ना, जैसे हमारे शरीर में धमनियाँ होती हैं, वैसे भारत में या किसी भी देश में जो विकास की धमनियाँ होती हैं सड़कें। कहा जाता है कि सड़कों के विकास पे इन्होंने बहुत काम किया। इनके समय में कई सड़क प्रोजेक्ट लाए गए, जैसे जिसमें था राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राइट। तो ये सारी चीज़ें की गई जिससे कहीं ना कहीं जो निवेश है उनको आकर्षित किया जाए। इसके साथ साथ अनुसंधान बढ़ाने पे कोशिश किया गया, राइट। अनुसंधान मतलब अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च किया जाए। नारा देते हैं जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का नारा, और उसमें एक शब्द जय विज्ञान, ये नारा लेके आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और कहते हैं कि विज्ञान को हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देना चाहिए, और ताकि इन नवाचारों को बढ़ावा देने से जो भारत है वो जल्दी से जल्दी विकास की तरफ बढ़े। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आप कनेक्टिविटी बना पा रहे होंगे कि कैसे कैसे इनका जो कार्यकाल चला है। पहले 13 दिन की सरकार, 13 दिन के बाद फिर से सरकार गिरती है तो 13 महीने की सरकार, फिर जो बनी वो बहुमत की सरकार, हालांकि बीजेपी का बहुमत नहीं है, ये NDA का बहुमत है। ठीक है, तो इस तरीके से बना जिसमें चीन से रिश्ते सुधारने की जो कवायद है, पाकिस्तान से बार बार रिश्ते सुधारने की कवायद, हालांकि वो बिकॉज ऑफ कि दोनों साइड
जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक जो चीज़ें हैं वो उतनी सख्ती से आगे नहीं बढ़ेंगी, तो खैर उतनी सख्ती से आगे बढ़ नहीं पाती हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि भारत में विकास की शुरुआत, जिसमें राजमार्ग विकास, ठीक है, कई सारे अनुसंधान प्रोजेक्ट्स पे काम। इसके अलावा जो सबसे क्रूशियल आपने सुना होगा कि किसी भी देश का विकास डिपेंड करता है कि वहाँ पे शिक्षित लोग कितने हैं। तो शिक्षा बढ़ाने के लिए जो है ये लेके आते हैं भारत में, एक सेकेंड, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जिसका लोगो क्या है, सब पढ़ें और सब बढ़ें। सब मतलब सब, एक्सक्लूसिव, प्रौढ़ शिक्षा भी, बाल शिक्षा भी, सबकी बात की गई। तो सर्व शिक्षा अभियान लेके आते हैं। आपने लोगो देखा होगा ना, जो पेंसिल के ऊपर 2 बच्चे बने होते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का लोगो, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई वाजपेयी के समय में ही, जिसका काम ना केवल प्राथमिक बल्कि माध्यमिक दोनों विद्यालयों में शिक्षा और शिक्षा के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना था। तो इसके बाद क्या होता है कि ऐसा लग रहा था, जो पीएम वाजपेयी थे उस समय के, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर चुनाव होते हैं तो इस बार पक्का भाजपा जीत जाएगी। तो समय से पहले ही उन्होंने लोकसभा का विघटन कर दिया। खैर, लोकसभा का विघटन कर दिया तो अब क्या होगा, चुनाव होते हैं। कहा जाता है कि अपेक्षित नहीं था कि इसमें भाजपा हारेगी, और बट भाजपा की हार होती है, और भाजपा जब हार जाती है तो कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस की जो फेस थे, पीएम फेज बनते हैं, पहले तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। तो जब मतलब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद पीएम डिक्लेयर किया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसके बाद जो वाजपेयी जी हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी मतलब ये राजनीति से संन्यास नहीं लेते हैं, कुछ समय तक राजनीति में थे बट सक्रिय नहीं दिखे। धीरे धीरे इनका जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होने लग गया, और इसके बाद एक बार इनको पैरालिसिस यानी जो मतलब एक दौरा पड़ता है, जिसके बाद इनकी जो वॉइस है वो भी चली जाती है बहुत, फिर ये बोल नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है कि देखिए 11 जून 2018 को संक्रमण होता है इनको, मतलब किडनी में इन्फेक्शन होता है, और इसी में जब ये एम्स में भर्ती होते हैं तो एम्स में ही इनको 16 अगस्त डॉक्टर्स के द्वारा जो है वाजपेयी को मृत घोषित कर दिया गया। यानी एक युग का अंत हुआ, वाजपेयी युग का अंत हो रहा है। और वाजपेयी युग का अंत यानी अब देश में एक नई शुरुआत भी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सरकार है। और अब हम जो है वर्ष 2000 मतलब जब वाजपेयी की बात करें तो वर्ष 2004 में आ चुके हैं। अब बस 2023 से बस कुछ ही कदम दूर हैं। आप देखिए कि ये जो भारत है ये किस तरीके से अपने विकास को ट्रैक करते आया है। नेहरू से लेकर अटल तक आपने देखा कि हर दृश्य भारत ने देखे, भारत ने युद्ध देखे, भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया, भारत ने ये भी देखा कि कब जो है गृह मंत्री की बेटी के एवज में हमने आतंकवादी छोड़े, कहीं एयरलाइंस के एवज में हमने आतंकवादी छोड़े हैं, और ऐसे आतंकवादी जो आज हमारे भारत के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। पाकिस्तान से रिश्ते कैसे कैसे बन रहे हैं वो भी हमने समझा। इस क्लास को लेने का मकसद ही ये था कि आप भारत के विकास की जो यात्रा है ना, इसको एकदम जीरो से ट्रैक करें, ताकि जब आज की आप पॉलिटिक्स पढ़ें, आज की आप पॉलिटी पढ़ें, आज जब आप इकोनॉमी देखें, या आज जब आप पर्यावरण के मुद्दे पर देखें कि क्यों चीन भारत साथ आते हैं, या जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो आप समझें कि क्यों भारत इस तरीके का जो नाम की पॉलिसी उसका जो है समर्थन करता आया है, क्यों जो है हम जो सार्क समिट है, सार्क में अभी भी पाकिस्तान को नहीं जगह देना चाहते हैं, या बिम्स्टेक में अभी भी पाकिस्तान का से क्यों नहीं है। या जब हम एथिक्स के सवालों को देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो कश्मीर मुद्दे हैं इसके जो समाधान के लिए वाजपेयी कहा करते थे कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें रहीं जिसकी वजह से धीरे धीरे जो भारत की अप्रोच है उस तरीके से होती जा रही है, राइट। तो वाजपेयी युग का यहाँ पे जो है अंत हो रहा है। खैर, जो उनकी लेगेसी रही, जो उनके मतलब कहीं ना कहीं जो वो विरासत रही, उसको आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ज़रूर याद रखेंगी। और कहा जाता है कि जब उनका शव निकला, जब उनकी शव यात्रा हुई, तो उसमें जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इवन हमारे राष्ट्रपति हैं, सभी जो है सम्मिलित होते हैं, सब उनको अपना अपना श्रद्धांजलि देते हैं। खैर, एक कवि हृदय और राजनीति के पितामह का यहाँ पे 2018 में देहावसान हुआ। और इसके बाद देखिए इनको श्रद्धांजलि में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो 2012 में आउटलुक पत्रिका ने इनको ग्रेटेस्ट इंडियन पोल में वाजपेयी को नवा स्थान दिया। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष, क्योंकि इनका जो जन्म था वो 25 दिसंबर को था, तो 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। इसके साथ साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको 27 मार्च 2015 को सम्मानित किया गया। और हाल में 2018 में अगर बात करें
तो गंगोत्री ग्लेशियर के पास 4 हिमालय चोटियों का नाम भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया। इसके साथ आपने अपने तैयारी में कई सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा, जो माननीय जो हमारे पीएम थे अटल जी, उन्हीं के नाम पे रखा गया। साथ के साथ आपने अटल टनल के नाम सुना होगा, अटल टनल जो थी उसका नाम भी जब जो है अटल टनल अब कर दिया गया है। तो खैर जो है अटल बिहारी वाजपेयी का के बारे में जो चर्चा थी उसमें हमने देखा कारगिल का बड़ा युद्ध, परमाणु परीक्षण और भी बहुत सारे जो ऐतिहासिक फैसले, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान है ना, चाइना में तिब्बत को मान्यता देना, खैर ये सारी चीज़ें देखी। तो वाजपेयी जी का जो कई जो शब्द है ना कि पहले उन्होंने कहा गीत नहीं गाता हूँ, सॉरी पहले तो उन्होंने कहा था एक्चुअली कि क्या कहते हैं गीत नया गाता हूँ, फिर उन्होंने कहा गीत नहीं गाता हूँ, और बाद में उन्होंने कहा ना ही मैं चुप हूँ और ना ही मैं गाता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन भी होता है ना, बहुत सारे अप्स डाउन्स होते हैं, तो जिसमें कभी होता है कि गीत नहीं गाता हूँ, तो गीत नहीं पे मत रुकिए, बल्कि आप याद रखिएगा गीत नया गाता हूँ। हमेशा नए गीत गाते रहिए, नए सपने बुनते रहिए, नई नई चीज़ों की तरफ देखते रहिए। कोई बात नहीं कि 2023 का पेपर आपका क्या भी रहा, कैसा भी रहा, बट 2024 में एक नई उत्साह, नए तरंग के साथ आगे बढ़िए। वाजपेयी जी के जो 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 शब्द हैं, जो लेगेसी हैं, इसको अपनी तैयारी में अप्लाई करिए। ठीक है, अगर आपने 23 का एग्जाम नहीं भी दिया, आगे भी आप बढ़ने वाले हैं, मतलब 24-25 या जब भी आप दे रहे हैं, या आप एग्जाम के अलावा भी ऐसे ही अगर वीडियो को एंजॉय करें, तो हमारे जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं एक परीक्षा है, जिसमें हमेशा हमें नए नए सपने ही देखने होंगे, नई नई चीज़ों को ही प्लान करना होगा और उन्हीं सपनों की तरफ आगे बढ़ना होगा, है ना। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सी, इसकी आपने सुना होगा, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, लेकिन याद रखिएगा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, लिखता भी हूँ और मिटाता भी हूँ, नए सपने लिख भी रहे हैं और मिटा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि गीत नया गाता हूँ। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का जो सफ़र है इसको यहीं पे विराम देते हैं। फिर आपसे मिलना होगा कल नए प्रधानमंत्री के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइनिंग के लिए। थैंक यू सो मच।